हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का फाउंडर कौन है? तो ये हैं ल्यूसियन फेवरे। ल्यूसियन फेवरे जो है ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन है और यही फाउंडर है पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। अगर क्वेश्चन पूछे कि पॉसिबिलिज्म का रियल फाउंडर कौन है तो वो है विडाल डी ला ब्लेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज ज्योग्राफी इज द साइंस विच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। किसने कहा था कि जो ज्योग्राफी है वो मैप मेकिंग से डील करती है, मैप मेकिंग की बात करती है? तो ये कहा था टॉलमी ने। टॉलमी की एक फेमस बुक है, उसे कहते हैं एल्मा जेस्ट। एल्मा जेस्ट इनकी एक फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है हु कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एज 25,000 माइल। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी एरेटोस्थेनीज ने सबसे पहली बार अर्थ के सर्कमफ्रेंस को मेजर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, द गिवन ड्रेनेज पैटर्न रिप्रेजेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ड्रेनेज पैटर्न है, जो हमें कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये शो करता है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न को। ये जो पैटर्न है कैसा है? डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ फॉर्म फैक्टर इज करेक्ट एज बेसिन एरिया इज डिनोटेड बाई ए एंड मैक्सिमम बेसिन लेंथ बीइंग एल। तो फॉर्म फैक्टर की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर और स्मॉल एफ। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है, जो बेसिन एरिया है उसे डिवाइड करना होता है स्क्वायर ऑफ द बेसिन लेंथ के स्क्वायर से। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बाई एल स्क्वायर। तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो भुज में अर्थक्वेक आया था, सही लिखा है। कांडला में साइक्लोन। नासरी जम्मू कश्मीर में है, इसमें लैंडस्लाइड्स आते हैं, ये भी बात सही है। लातूर महाराष्ट्र में है और ये फेमस था, यहाँ पर आया था अर्थक्वेक, ना कि रिवराइन फ्लडिंग। यहाँ पे आया था अर्थक्वेक। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकारण्य रीजन इज सिचुएटेड। ये जो दंडकारण्य प्लेटू है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन में स्थित है। और ये जो रीजन है ये पड़ता है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा, हु गेव द आइडिया दैट देयर वाज एन आइस एज ड्यूरिंग विच मोस्ट ऑफ द नॉर्थ यूरोप वाज कवर्ड बाई आइस शीट। तो आइस एज थियरी दी थी लुइस अगासिज ने। किसने? लुइस अगासिज ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा, द स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट वाज मेड बाई। तो प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये प्रिंसिपल है यूनिफॉर्मिटेरिज्म को, जिसे हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा था। तो प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। ये दिया था जेम्स हटन ने 1785 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, द हाइड्रोलिक स्लोप थियरी वाज गिवन बाई। तो हाइड्रोलिक स्लोप थियरी हॉटॉन ने दिया था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा, द रिजिड मासेस सराउंडिंग द जियोसिंक्लाइंस वर टर्म्ड बाई कोबर। तो कोबर ने जियोसिंक्लाइनल अपलिफ्टमेंट थियरी दी थी। तो इस थियरी में कोबर ने कहा था कि जो जियोसिंक्लाइन होता है, जियोसिंक्लाइन के अपलिफ्टमेंट से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन क्या है? ये एक लॉन्ग इलोंगेटेड वैली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। और जो वैली है इसकी डेप्थ होती है जो सैलो डेप्थ होती है, ठीक। और इसमें सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं। ये जो वैली है ये सेडिमेंट से भरी होती है, ये इसे कहते हैं जियोसिंक्लाइन, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो जियोसिंक्लाइन है ये सराउंडेड है किससे? रिजिड मासेस से। तो ये जो लैंड मासेस हैं इससे जियोसिंक्लाइन सराउंडेड है। इस कोबर ने कहा था क्रेटोजन। इसे कोबर ने क्या कहा था? इसे कोबर ने कहा था क्रेटोजन, ठीक। और कोबर ने कहा था कि जब जियोसिंक्लाइन में कंप्रेशनल फोर्स लगता है तब जो सेडिमेंट्स हैं जियोसिंक्लाइन के वो अपलिफ्ट करते हैं और फोल्ड माउंटेन बनाते हैं। तो इसी फोल्ड माउंटेन को कोबर ने रैंड किटन कहा था, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा था, रिजिड मासेस सराउंडेड द जियोसिंक्लाइन। तो जियोसिंक्लाइन को सराउंड करने वाले रिजिड मासेस को कोबर ने क्रेटोजन कहा था। क्या कहा था? क्रेटोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा, इन 1687 हु वाज द साइंटिस्ट टू गिव द फर्स्ट टाइम रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइड्स एंड टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्सेस ऑफ द मून एंड द सन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने पहली बार बताया था कि जो टाइड्स होती हैं, जो ओशियन में टाइड्स आती हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही टाइड का फॉर्मेशन होता है। ये कहा था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने अपनी थियरी इक्विलिब्रियम थियरी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इसेंशियल या फिर प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो होते हैं फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन।
तो फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन ये 3 होते हैं प्राइमरी या एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे पोटेशियम ऑप्शन में है, तो यही सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ एनिमल एक्सटेंशन सिंस 1600 AD अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 1995। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के अकॉर्डिंग 1600 AD के बाद जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं, इसके पीछे मेन मुख्य कारण क्या है? तो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के अकॉर्डिंग स्पीसीज इंट्रोडक्शन मेन रीजन है। जैसे कि मान लो कोई ये इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक, अगर यहाँ पर कोई न्यू स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन हो जाए, कोई नई स्पीसीज़ आ जाए, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, तो उस रिसोर्सेज को ये जो नई स्पीसीज़ आई है उसको डिप्लीट करेगी। तो जो रिसोर्सेज होंगे नेटिव स्पीसीज़ के लिए वो कम हो जाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि यही जो न्यू स्पीसीज़ आ रही है अपने साथ कोई डिसीज़ लेकर आती हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने माना है कि न्यू स्पीसीज़ के इंट्रोडक्शन से हो सकता है कि यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ हैं इस इकोसिस्टम की वो क्या एक्सटेंड कर जाएँ, ठीक। तो यही इस क्वेश्चन पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा कोस्टल एंड एस्चुरी वाटर आर समटाइम्स अफेक्टेड बाय एल्गल फोम एंड स्कम ऑफन कॉल्ड। तो कोस्ट के पास, जैसे कि कोस्ट है, ठीक, ये है लैंड और यहाँ पर ये है वाटर बॉडी, ठीक। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एल्गी देखने को मिलते हैं, ठीक। कोस्ट के पास ये क्या है, एल्गी एंड बैक्टीरिया। जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, एल्गी और बैक्टीरिया की जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे हम लोग कहते हैं एल्गल फोम एंड स्कम। ये जो एल्गल फोम होता है ये बेसिकली जब लैंड से, ये जो लैंड है, लैंड से ओशियन वाटर में इंडस्ट्रियल वेस्ट, हो सकता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा हो, ठीक, एग्रीकल्चरल वेस्ट में जो फर्टिलाइजर्स हों वो लैंड से ओशियन में आ रहे हों, ठीक, या फिर सीवेज वेस्ट। तो इससे क्या होता है कि ओशियन में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्वांटिटी बढ़ने से जो एल्गी हैं, एल्गी की भी क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है ये मेन एलिमेंट्स हैं जो कि किसी एल्गी या बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए चाहिए। जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कोस्टल वाटर में बढ़ेंगे तो एल्गी की भी जो क्वांटिटी है, जो पॉपुलेशन है एल्गी एंड बैक्टीरियाज की, वो भी बढ़ेगी। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम। क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। जो एल्गी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक। और ये जब यही जो एल्गी हैं ये डिफरेंट कलर्स में नज़र आती हैं, इन्हीं एल्गी को हम लोग कहते हैं रेड टाइट्स, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फ्रॉम द गिवन डायग्राम ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर डिवाइस्ड बाय C.D. हैरिस एंड E.L. उलमैन आइडेंटिफाई द अर्बन लैंड यूज पैटर्न ऑफ न्यूक्लियाई सेंटर्स ऑफ 3 and 6। ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है अर्बन स्ट्रक्चर को, किसी प्लेस के अर्बन स्ट्रक्चर को, और ये जो मॉडल है इसे कहते हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। ये दिया था C.D. हैरिस एंड E.L. उलमैन। इसके अकॉर्डिंग ये जो 1 नंबर वाला रीजन है इसे कहते हैं CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं? 1 नंबर वाले रीजन जो है इसे CBD कहते हैं। ये 2 नंबर वाला जो रीजन है ये है होल सेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, होल सेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग। और 3 वाला जो रीजन है ये है लो क्लास रेसिडेंशियल। 3 वाला जो रीजन है वो है लो क्लास रेसिडेंशियल, यहाँ पे लो क्लास के लोग रहते हैं। 4th नंबर वाला है मिडिल क्लास रेसिडेंशियल, यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। 5 वाले में हाई क्लास के लोग रहते हैं, हाई क्लास रेसिडेंशियल। और 7 नंबर है आउटलाइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये मॉडल है मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, इसलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि 1 नंबर पे CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, और 7 नंबर पे है OBD, आउटलाइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। 8 नंबर पे ये जो है ये है रेसिडेंशियल सबब एरिया, रेसिडेंशियल सबब एरिया। 9 नंबर वाला है इंडस्ट्रियल सबब एरिया, ठीक। और 6 वाला है हैवी मैन्युफैक्चरिंग, हैवी मैन्युफैक्चरिंग। और क्वेश्चन पूछा है 3rd and 6 है, तो 3rd वाला था लो क्लास रेसिडेंशियल और 6 वाला है हैवी मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द अबव गिवन डायग्राम एक्सप्लेन्स अ पर्टिकुलर मॉडल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। तो ये जो मॉडल है ये है सेंट्रल प्लेस मॉडल। क्रिस्टोलर वॉल्टर ने दिया था 1933 में। इसी में इन्होंने थ्रेशोल्ड और रेंज का कॉन्सेप्ट दिया था। थ्रेशोल्ड की बात करें, थ्रेशोल्ड इज अ मिनिमम पॉपुलेशन टू सपोर्ट एनी सर्विस। किसी सर्विस को सपोर्ट करने के लिए जो मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए वो है थ्रेशोल्ड, ठीक। और रेंज की बात करें, रेंज है कि कोई व्यक्ति, कोई पीपल किसी सर्विस को लेने के लिए कितनी डिस्टेंस वो तय कर रहा है, उसे कहते हैं रेंज, ठीक। तो ये जो मॉडल है ये कौन सा? सेंट्रल प्लेस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछ रहा
who for the first time emphasized the importance of mental map of environment in decision making process. So behavioral approach है, mental map जो है ये एक तरीके की behavioral approach है, behavioral geography का पार्ट है और ये दिया था पीटर गुल्ड ने. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, हु एमंग द फॉलोइंग डिफाइंड ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस. कोरोलॉजिकल मतलब होता है साइंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, साइंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस या साइंस ऑफ अ स्पेस, साइंस ऑफ अ रीजन, उसे कहते हैं कोरोलॉजी. और जियोग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में किसने डिफाइन किया था? तो डिफाइन किया था एल्फ्रेड हैटनर ने, एल्फ्रेड हैटनर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हु डिस्क्राइब्ड क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एज अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी. तो किसने बताया था कि जो क्यू आर है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो क्यू आर है, ये एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें ज्योग्राफी में देखने मिलता है. तो क्यू आर में क्या होता है कि क्यू आर जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के पहले जो ज्योग्राफी थी वो डिस्क्रिप्टिव नेचर में थी. ठीक है, वो इडियोग्राफिक नेचर में थी, उसमें कोई लॉस नहीं थे, कोई जनरलाइजेशन नहीं था, वो डिस्क्रिप्शन की बात करती थी. लेकिन जब क्यू आर आता है तो ज्योग्राफी में मैथमेटिकल मॉडल्स आ जाते हैं. ठीक, लॉस आ जाते हैं, जनरलाइजेशन आ जाता है. नोमोथेटिक अप्रोच, ज्योग्राफी जो है नोमोथेटिक अप्रोच को अडॉप्ट कर लेती है. ठीक, लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात करती है. तो ये जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने मिलता है, तो इसके बारे में बताया था आई बर्टन ने, इन्होंने डिस्क्राइब किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो इनमें से किस कलर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है. तो यहाँ पे अगर बात करें जैसे कि विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक, तो यहाँ पे जो रेड है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड कलर की, और वायलेट की होती है मिनिमम. मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट कलर की. अगर ग्रीन की देखें तो ग्रीन यहाँ पर है, ये है ब्लू, रेड, तो यहाँ पर रेड की है मैक्सिमम वेवलेंथ. ठीक, और यहाँ पूछा है मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो यहाँ पर हो जाएगी ब्लू की. ब्लू कलर की जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा. तो इसका सही ऑप्शन सी वाला हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ रीजनल अप्रोच टू एग्रीकल्चरल प्लानिंग. किस 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चरल प्लानिंग के लिए रीजनल अप्रोच को अपना लिया था? तो वो थी 8 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज द बेसिस ऑफ फ्यूजिटा स्केल फॉर क्लासीफाइंग टोर्नेडोज. ये फ्यूजिटा स्केल को डॉक्टर फ्यूजिटा ने दिया था 1971 में. ठीक, तो इसी क्वेश्चन पूछा है कि टोर्नेडो के क्लासिफिकेशन में जब टोर्नेडो क्लासीफाई करते हैं तो कौन से पैरामीटर्स को यूज करते हैं. तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं जो टोर्नेडोज है उसकी विंड की स्पीड कितनी है, विंड स्पीड कितनी है और कितना प्रॉपर्टी डैमेज पहुँचा रहा है. इन दोनों को बेसिस मान के डॉक्टर फ्यूजिटा ने टोर्नेडो को 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया था. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी, थर्ड वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन. इसी साइक्लोन को हम लोग टेम्परेट साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं. किसी साइक्लोन के फॉर्मेशन में प्रेशर ग्रेडियंट तो होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और यहाँ पे सरफेस फ्रिक्शन भी होगा. तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ऑथर्स हैं, लिस्ट 1 में ऑथर्स हैं और लिस्ट सेकेंड में उनकी बुक्स हैं, उनके वर्क हैं. अगर जॉन पेल्हियर की बात करें तो इन्होंने लिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी. स्टीफन थ्रेडगिल की बुक है लाइम स्टोन जियोमॉर्फोलॉजी. क्रिकमे की बुक है द वर्क ऑफ द रिवर, और चार्ल्स लाइन ने लिखा था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी. तो इसमें ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा, द हिप्सोग्राफिक कर्व इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्रेस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बेसिन डेवलपमेंट. चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर द यूथफुल स्टेज ऑफ बेसिन डेवलपमेंट फॉर द अबव डायग्राम. तो यूथफुल स्टेज में, ठीक, यूथफुल स्टेज ऑफ बेसिन डेवलपमेंट फॉर द अबव डायग्राम. तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से बेसिन जो है यूथफुल स्टेज में है. तो इनमें से कौन से बेसिन जो यूथफुल स्टेज में है, तो यूथफुल स्टेज में जो बेसिन होता है, जो स्लोप होता है, वो होता है कॉन्वेक्स स्लोप. कौन सा होता है? कॉन्वेक्स. और यूथफुल स्टेज में जो बेसिन होती है उसकी हाइट ज़्यादा होती है. तो अगर यहाँ पे हम लोग हाइट और स्लोप में देखें तो कॉन्वेक्स स्लोप और हाइट के हिसाब से जो ए नंबर है ये है यूथफुल स्टेज में. ठीक, बी और सी जो आ जाएंगे ये आ जाएंगे मेच्योर स्टेज में, और डी देखो कॉन्केव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी हाइट सबसे कम है, ये आ जाएगा ओल्ड स्टेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, मैचिंग का है, कह रहा एम्फीड्रोमिक पॉइंट. एम्फीड्रोमिक पॉइंट क्या होता है? जब रॉकिंग टाइड्स आती हैं, तो मान लो ये हाई टाइड है, हाई टाइड, और यहाँ पे लो टाइड, हाई टाइड और लो टाइड. तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ पर टाइड्स नहीं आती हैं, उसे कहते हैं एम्फीड्रोमिक पॉइंट. तो द पॉइंट ऑफ नो टाइड, तो ए का फोर्थ.
सेकंड आइसो हेलाइन, आइसो मैंने होता है एक जैसा, हेलाइन मतलब सैलिनिटी, एक जैसी सैलिनिटी। द प्लेसेस ऑफ इक्वल सैलिनिटी, बी का हो जाएगा थर्ड वाला। आइसो विल एक जैसी वेलोसिटी, लाइन ऑफ इक्वल स्ट्रीम वेलोसिटी। आइसो हाइट्स द प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे एक जैसी रेनफॉल हो रही, ठीक, उसे आइसो हाइट्स कहते हैं। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।